भारत से बाहर भी एक भारत है। प्रवासी भारतीयों के दिलों में बसा ये भारत अपने देश के साथ रिश्तों और आत्मीयता की डोर से बंधा हुआ है। अमेरिका में भी भारतवंशियों की अच्छी खासी तादाद है। इनमें सात समंदर पार हिंदी साहित्य में भारत का नाम रोशन करने वाली एक ऐसी ही शीर्ष साहित्यकार हैं सुधा ओम ढींगरा जी। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी कमरा नंबर 103। बॉर्न्स अस्पताल के कमरा नंबर 103 में प्रवेश करते ही नर्सें टेरी और एमी पिंजरे से छूटे पक्षियों से चहचहाने लगती हैं और ये कमरा उन्हें खुले आकाश सा लगता है जहाँ वे अपनी बातों की ऊंची उड़ान भर सकती हैं। दोनों जानती हैं बिस्तर पर पड़ी मिसेस वर्मा चिर निद्रा में हैं और वे निसंकोच अस्पताल की राजनीति, प्रबंधकों की बेईमानी जो उन्होंने ईमानदारी के आंचल से ढकी हुई है के किस्से एक दूसरे के साथ साझा कर सकती हैं। किस रोगी के टेस्ट बार बार करवाकर हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा अस्पताल को दिलवाया जा रहा है, कौन सा रोगी स्टाफ की लापरवाही का शिकार हो रहा है, किस मरीज की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और फला डॉक्टर के फला नर्स के साथ संबंध है की बातें करके अपने मन की भड़ास निकाल वे काम का तनाव भी कम कर लेती हैं। उनकी बातें कमान से निकले तीर सी किसी को घायल नहीं करती, सीधे कमरे की चारदीवारी से टकराकर सुरक्षित उनके पास लौट आती हैं। मिसेस वर्मा बेहोश हो गई थीं, उसके बाद होश में भी नहीं आई। उनका हृदय, लीवर, किडनी और निकास मार्ग सब अंग काम कर रहे हैं पर वे आंखें नहीं खोल पाती, किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। हाथ पांव शिथिल व निष्क्रिय हो गए हैं। खून और दिमाग के सभी टेस्ट हो चुके हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। मस्तिष्क का वो हिस्सा जो इन इंद्रियों को संदेश देने की क्षमता रखता है मृतप्राय नहीं है। देखने सुनने की शक्ति से वे वंचित नहीं हो सकती क्योंकि इन इंद्रियों से जुड़ा दिमाग का हिस्सा भी ठीक है। ऐसा लगता है किन्हीं कारणों से इंद्रियों का मस्तिष्क से तालमेल टूट गया है। डॉक्टर किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। मस्तिष्क का वो हिस्सा जो इन इंद्रियों को उन कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी पकड़ में नहीं आ रहे, इसलिए वो संभ्रमित हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि मिसेस वर्मा के भीतर जीने की इच्छा और जीवन संघर्ष अपनों की ठोकरें चुरा ले गई हैं। वे जीना ही नहीं चाहती और वही संदेश शरीर को मिल रहा है। अपनों ने जीवित रहने की उनकी चाह को वापस लाने के लिए कुछ किया भी नहीं। उनके पास आकर नहीं बैठे, उनका हाथ पकड़कर बातचीत नहीं की, उन्हें कभी कोई संगीत नहीं सुनाया। इस तरह के मरीजों के लिए ये बहुत लाभदायक और प्रभावकारी होता है। अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाने उनका बेटा और बहू आए थे। उनकी गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें आईसीयू में रखा गया था। बेटे और बहू को एक दो बार आईसीयू के बाहर लॉबी में बैठे देखा गया। ज्यों ही उन्हें आईसीयू से कमरा नंबर 103 में स्थानांतरित किया गया, उस दिन से आज तक उनके बेटे और बहू की किसी ने सूरत नहीं देखी। वे उन्हें घर के फालतू सामान की तरह अस्पताल छोड़ गए और अब डॉक्टर किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। मस्तिष्क का ये हिस्सा जो इन इंद्रियों को भी उन्हें वहां से किसी नर्सिंग होम में भेजने की सोच रहे हैं। अमेरिका में नर्सिंग होम ऐसे रोगियों की शरण स्थली हैं जिन्हें लंबे उपचार और अपनी दिनचर्या के लिए सहायक की आवश्यकता होती है और परिवार के सदस्य जिनकी देखरेख करना नहीं चाहते या किसी कारणवश नहीं कर सकते। नर्सिंग होम भेजने के लिए बेटे ने बहुत जल्दी स्वीकृति दे दी। अस्पताल जीवन मृत्यु से खेल रहे रोगियों के लिए है। हालांकि मिसेस वर्मा के शारीरिक लक्षण गंभीर होते हुए भी उनकी चिर निद्रा की स्थिति भयावह नहीं है। प्रतिदिन के वार्तालाप का केंद्र बिंदु अस्पताल और नर्सें आज उनकी बातचीत से गौड़ हो गया है। टेरी और एमी के दिमाग में आज कमरा नंबर 107 घूम रहा है। थोड़ी देर पहले उस कमरे में पड़े रोगी रॉबर्ट की सांसों के तार टूटे हैं। मिसेस वर्मा के पास आकर टेरी उन्हें देखते हुए बोली, एमी, इन्हें नर्सिंग होम भेज दिया जाएगा। हाँ, डॉक्टर भी क्या करें, टेस्ट कुछ कह रहे हैं और शरीर उनके प्रतिकूल प्रतिक्रिया दे रहा है। पता नहीं ये ऐसे कितने दिन जिंदा रह पाती हैं। कमरा नंबर 107 वाला रॉबर्ट तो जल्दी चला गया।
वो गहरे कोमा में था। उससे मस्तिष्क का अधिकतर भाग मृतप्राय था। इनके टेस्ट तो कोमा नहीं दिखा रहे, पर शारीरिक लक्षण अर्धकोमा बता रहे हैं। ऐसे में मस्तिष्क और इंद्रियों को उत्तेजित करने की ज़रूरत होती है। सही कह रही हो। कुछ साल पहले 210 नंबर के कमरे में एक ऐसा ही रोगी था। उसे लिखने का शौक़ था। उसके परिवार का कोई एक सदस्य रोज़ कुछ घंटों के लिए उसके पास बैठकर पुस्तकें पढ़ा करता था। किताबों की किन बातों ने उसे उद्दीप्त कर दिया, उसके शरीर में संचेतना का संचार होना शुरू हो गया। कमरा नंबर 107 वाले रॉबर्ट का शरीर बहुत भारी था और उसकी सफाई करते समय हमारी काफ़ी ऊर्जा और समय लगता था। मिसेस वर्मा का स्पंज बात करने से पहले की तैयारी करते हुए एमी ने कहा, हाँ, मिसेस वर्मा तो बहुत हल्की हैं, बिल्कुल फूल जैसी। अच्छा, तुम ग्लूकोज की शीशी और स्टैंड को थोड़ा परे करो। दोनों ने मिलकर उन्हें दाईं तरफ मोड़ा। कमलेश वर्मा के गाउन को खोलते हुए धीमे स्वर में उनकी बातचीत आरंभ हो गई। साउथ एशियंस अपने बुजुर्गों को बुढ़ापे में अपने देश क्यों नहीं भेज देते? ये देश उन्हें अपना नहीं लग सकता। लगेगा कैसे? वे यहाँ पैदा नहीं हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी यहाँ कोई पहचान नहीं है, जड़ें उनकी अपने देश में हैं। अधेड़ उम्र में वे बच्चों के पास रहने आते हैं, धड़ यहाँ रहता है और आत्मा वहीं उनके अपने देश में। टेरी, यहाँ आने से पहले मैं एक नर्सिंग होम में काम करती थी। वहाँ एक वृद्ध भारतीय महिला मिसेस भसीन थी। उनका ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी बिगड़ गया था। चलने फिरने उठने बैठने की समस्या थी। उनका बेटा समृद्ध था, घर में एक नर्स का इंतज़ाम कर सकता था, पर वो उन्हें वहाँ छोड़ गया। मिसेस भसीन को भाषा की समस्या थी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी वे समझती थी। शुद्ध शाकाहारी थी और गिना चुना भोजन ही वे पचा पाती थी। अपने गॉड की पूजा करना चाहती थी। नर्सिंग होम में वे कर नहीं सकती थी। धूप और जोत जलाना मना था। बस हर समय रोती रहती थी कि गॉड उन्हें उठा ले। पुअर लेडी, गॉड ब्लेस हर। मैंने उसके बेटे से कहा था, अगर अपनी माँ का भला चाहता है तो उन्हें भारत भेज दो। क्या कहा उसने? टेरी ने मिसेस वर्मा की पीठ और टांगों पर छोटे से तौलिए पर साबुन लगाकर घुमाते हुए कहा। कहने लगा, मैडम, मेरे अलावा मेरी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। किसके पास छोड़ूं वहाँ? मुंह बनाते हुए और उसकी नकल उतारते हुए उसने कहा। उस समय दिल करता था उसे कहूँ कि यहाँ कौन सा तुम अपनी माँ का ध्यान रख रहे हो? अपनी माँ को हमारे हवाले ही तो किया हुआ है। ऐसे लोगों को कहना चाहिए, भारत में किसी भी वृद्ध आश्रम में छोड़ देता। अपने लोगों में रहती, अपनी भाषा बोलती, अपनी पसंद का भोजन खाती। सहायता तो भारत में बहुत मिल जाती है। सबसे बढ़कर अपने गॉड की पूजा कर पाती। नहीं कह पाई टेरी। मुझे उस समय नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। डर गई, अगर चीफ को कोई रिपोर्ट कर देता तो नौकरी चली जाती। पर मैंने उसकी माँ का बहुत ध्यान रखा। कैसी हैं अब वे? पागल हो गई हैं। यहाँ आने के बाद मैंने पता किया। एमी, मुझे उस उम्र में अगर किसी अजनबी देश, अनजान लोगों में, जहाँ भाषा, रहन सहन, खान पान मेरे स्वभाव और इच्छा अनुसार ना हो, रहना पड़े तो मैं भी पागल हो जाऊँ। एमी और टेडी की बातें मिसेस वर्मा को कहीं दूर से आती और गूंजती हुई सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई कुएं से बोल रहा है। पागल शब्द कानों के पर्दों के साथ जोर से टकराया और मिसेस वर्मा का अवचेतन सचेत हुआ। मैं पागल ही हो गई थी। भीतर भावों का ज्वार भाटा उठा और अभिव्यक्ति के लिए निष्क्रिय हो गए शरीर के तट से टकरा कर लौट गया। मिसेस वर्मा को बाईं तरफ मोड़ा गया और एमी ने गुनगुने पानी में नर्म नर्म तौलिया भिगोकर उनके बदन को साफ करना शुरू किया। टेरी, कई भारतीय अपने माँ बाप को बच्चों की देख रेख के लिए यहाँ बुलाते हैं, डे केयर और बेबी सिटर का पैसा बचाते हैं। तुम्हें कैसे पता? गुरप्रीत, मोना, जेबा, दामिनी सब नर्सें खुश होकर बताती हैं। क्या? यही कि उन्होंने अपने माँ बाप को बुलाया है। उनके आने से डे केयर और बेबी सिटर का पैसा बचता है और घर का सारा काम भी वे करते हैं। एक पंथ दो काज हो जाते हैं। माँ बाप से मिल लेते हैं, उनकी सहायता कर देते हैं और अमेरिका भी घूम लेते हैं। अच्छा है, अपने पोते पोतियों से खेल लेते हैं और दादा दादी बच्चों में जो संस्कार डाल सकते हैं वो काम कोई और तो कर नहीं सकता। माँ बाप को बुलाने के लिए उनकी ये सोच होती तो मेरी बातचीत का विषय कुछ और होता।
तुमने उनकी बातों में क्या महसूस किया? स्वार्थ और कमीनापन। कैसे? मिसेस वर्मा शायद वर्षों से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, किसी को कुछ कह नहीं पाईं और अपने संवेगों को अपने में ही छुपाती रहीं, अंदर ही अंदर घुटती नहीं। स्वार्थ और कमीनापन शब्दों ने उन्हें फिर तरंगित कर दिया। विचारों और सोचों का रेला आया और उथल पुथल मचाने लगा। वर्षों से रोका हुआ आवेश लावा बनकर फूटने की स्थिति में आ गया। शिराओं में रक्त संचार बढ़ा, पर शरीर की शिथिलता ने उसे भीतर ही पिघला दिया। मुझे मेरे बेटे का स्वार्थ और बहू का कमीनापन बहुत दिनों बाद पता चला। उन्हें सीधे बेड पर लिटाते हुए टेरी बोली, इनके शरीर में कंपन सा होता महसूस हुआ। हाँ, मुझे भी लगा। नहीं, ये हम लोगों का भ्रम है। पतले दुबले हड्डियों के ढांचे को कपड़े बदलते हुए शायद हमें ऐसा लगा है। अवचेतना की सचेतता से प्रेरित सुप्त चेतना में संचेतन हुआ। अरे, मैं ऐसी नहीं थी। मिसेस वर्मा का आंतरिक चिंतन और संवेग उनकी चेतना से उलझ रहे थे। मनन शुरू हो गया। मैं स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिका थी, अच्छे खुले बदन की थी, यहाँ आकर हड्डियों का ढांचा हो गई। पति कॉलेज में प्राध्यापक थे। अंकुर, हमारे बेटे को हमने बड़े प्यार और दुलार से पढ़ाया था। IIT में प्रथम आया था। जब उसने अमेरिका जाने का फैसला किया तो हमने खुशी खुशी उसे भेजा। यहाँ की एक भारतीय मूल की लड़की से उसे प्यार हो गया। उसके प्रेम को हमने स्वीकार किया। 2 बार हम पति पत्नी अमेरिका आए, पर बहू का स्वभाव कभी समझ नहीं पाए। उसके लिए हम अंकुर के माँ बाप हैं। हमारे प्रति वो अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं समझती। हमारा ख्याल रखना अंकुर की जिम्मेदारी है। वो अमेरिकन कल्चर में जन्मी पली अमेरिकन से भी 4 कदम आगे की सोच रखने वाली लड़की है। घर की किश्त, रसोई भंडार की सामग्री, घर का छोटा मोटा सामान, बिजली पानी का बिल, सबका भुगतान दोनों आधा आधा पैसा डालकर करते हैं। वो अपने माँ बाप की बहुत केयर करती है, पर हमारा बेटा अपना फ़र्ज़ नहीं निभा पाया। बेटे के प्यार में अंधी थी। यही सोचती रही बेटा बहुत समझदार है, सब ठीक कर लेगा। 8 साल तक दोनों के बच्चा नहीं हुआ। अंकुर के पिताजी पोते पोती की इच्छा लिए इस संसार से चले गए। निमोनिया हुआ था उन्हें, बिगड़ गया और वे संसार के झंझटों से मुक्त हो गए। उनकी अंत्येष्टि पर बस अंकुर आया था, बहू नहीं। वे अतीत के तल से धीरे धीरे गहरे उतर रही हैं। मस्तिष्क में हलचल हो रही है। टेरी, तुम इन्हें संभालो। मैं बिस्तर की चादर पहले दाईं तरफ से बदलती हूँ, फिर बाईं तरफ की। एमी, तुमने बताया नहीं, तुम्हें कुछ साउथ एशियंस के स्वार्थ और कमीनगी का कैसे आभास हुआ? तुम्हें शायद मैंने कभी बताया नहीं। कुछ वर्ष मैंने सिटी अस्पताल में काम किया है। वहीं जान पाई थी कई भारतीय और पाकिस्तानी अपने माँ बाप को यहाँ बुला लेते हैं, पर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते। सब अच्छा कमाते हैं, पर दांतों से पैसा बचाते हैं। माँ बाप में से अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उन्हें सिटी अस्पताल में बाहर से ही छोड़ जाते हैं। दवा दारू का बिल उनके नाम पर न पड़ जाए, इसके डर से वे उन्हें अस्पताल के अंदर छोड़ने नहीं आते। उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान है कि सिटी अस्पताल में जो रोगी प्रवेश कर गया उसका उपचार करने के लिए कोई डॉक्टर इनकार नहीं कर सकता। माँ बाप की चिकित्सा मुफ्त में करवाना चाहते हैं और बीमार माँ बाप भाषा और खाने पीने की परेशानी सहते पड़े रहते हैं। वहाँ पर बेचारे किन कष्टों और पीड़ा से गुजरते हैं, किसी को बता भी नहीं सकते। इन लोगों के घर देखो तो कितने बड़े बड़े और दिल इनके कितने छोटे छोटे। वो भावुक हो गई। माँ बाप इतना शोषण क्यों सहते हैं? ये भी तो हो सकता है वे उसे शोषण नहीं, बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य समझते हों। साउथ एशियंस का कल्चर और सोच हम लोगों से भिन्न है। ऐसा व्यवहार तो अमानवीय है, कोई कल्चर इसे प्रोत्साहित नहीं करता। इस वार्तालाप से मिसेस वर्मा बीते पलों के समंदर में भावनाओं के सैलाब के साथ उभरी। टेरी, एमी, माँ बाप ममता में लुट पिट जाते हैं। मैं भी तो बेटे के प्यार में बिस्तर पर आ गई। पति की मौत के बाद मैं भारत में अकेली जरूर हो गई थी, पर अपनों में थी। तुम ठीक कहती हो, ये देश बड़े बूढ़ों के लिए है ही नहीं। बहू गर्भवती हो गई तो बेटा मुझे लेने आ गया। उसने भावुक कर दिया। पोते पोती का चेहरा देखने की अभिलाषा में मस्तिष्क ने सोचना बंद कर दिया और मैं दिल से सोचने लगी। बेटे के घर की स्थितियां भूल गई और उसके मोह पाश में बंधी उसकी हर बात स्वीकार दी गई।
उसने ये कहकर घर बिकवा दिया कि अब आप मेरे पास रहेंगी। इसका सारा पैसा आपके नाम करवा दूंगा। वहाँ आप किसी की मोहताज नहीं होगी। पोते पोती के साथ खुशी से रहिए। सपना आपकी बहू भी आपको कुछ नहीं कह पाएगी। बैंक में जमा पूंजी की चेक बुक लेकर मैं बेटे के साथ अमेरिका आ गई। इनके बाल भी बना दें, टेरी ने उनके बालों में कंघी फेरते कहा। कमलेश वर्मा अपने आंतरिक संसार में सोचों के कई पहाड़ छलांगती गईं। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। बहू का गर्भ गिर गया और मैं उन पर बोझ बन गई। मैं बच्चे की देख रेख के लिए लाई गई थी। मेरा अब वहाँ क्या काम था, पर मैं कहाँ जाती। घर बेच आई थी और उस पैसे से बेटे ने अपने घर की किस्तें चुका दी थी। स्वाभिमान मार कर बैठी रही। अचानक एक दिन बेटे को नौकरी से जवाब मिल गया। अब मैं उस घर में दीवार पर लगा मकड़ी का जाला थी जिसे वे उतार कर फेंकना चाहते थे। मैं भारत लौटना चाहती थी, पर बेटे की सूरत रोक लेती। एक दिन बेटे ने कहा, माँ मेरी नौकरी नहीं है, घर की सफाई करने वाली हटा दी है, कुछ खर्चा बच जाएगा। आप घर में खाली बैठे तंग आ जाते हैं, घर के कामकाज क्यों नहीं संभाल लेते। मैं झाड़ू पोछा करने लगी, कपड़े धोती, उन्हें प्रेस करती, खाना बनाती, फिर भी पति पत्नी में झगड़ा होता रहता। उनका झगड़ा क्यों होता कारण नहीं जान पाती। मेरे सिर में दर्द रहने लगा, रक्तचाप बढ़ गया। चेक करने के लिए बेटे को नहीं कह पाई, एमी इनके बाल लंबे और रेशमी हैं, चल जूड़ा बनाकर समेट देते हैं। मैं उस दिन जूड़ा ही बना रही थी जब बेटे ने चेकबुक सामने पटकी और कहा, माँ सपना ने ढूंढी है, आपने हमसे इसे छुपाया हुआ था। मैं पैसे पैसे के लिए यहाँ मोहताज हूँ और भारत में बैंक में आपके नाम लाखों रुपए पड़े हैं। इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। आपके बाद ये पैसा मुझे ही मिलना है, तो अब क्यों नहीं। सिर दुख रहा था, रक्तचाप पहले से ही अधिक था। बेटे का स्वार्थ हृदय को बींध गया। घबराहट हुई और मैं बेहोश हो गई। थैंक्स टेरी, थैंक्स एमी। मैं अब और शोषण नहीं सहूँगी, लौट जाऊँगी अपनों में। दोनों अपना काम समाप्त कर बाहर जाने को तैयार थीं। टेरी एक बार देख ले सब कुछ ठीक है, पाउडर डाला है या नहीं। हाँ देख लो, कई बार हम भूल जाती हैं। एमी मिसेस वर्मा को देखते ही एकदम बोली, टेरी जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी, इनकी आंखें खुली हैं, कोरों से पानी बह रहा है। अभी आप सुन रहे थे एक मार्मिक कहानी जिसे लिखा था सुधा ओम अरोड़ा जी ने और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और मर्म को छू भी गई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।